एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स के चौथे पार्ट में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर फाइंडिंग द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। मतलब जब आप इंटीग्रेशन से किसी कर्व्स के द्वारा जो एरिया हम लोगों को इनक्लोज्ड होता है, जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं साइन का प्रॉब्लम आता है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट होता है ये हमारा ग्राफ, तो उस स्थिति में हम लोग पॉजिटिव आंकते हैं, और जब नीचे आता है तो उसको हम लोग निगेटिव आंकते हैं। तो इसी साइन कन्वेंशन के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे एरिया बिटवीन टू और मोर कर्व्स, मतलब दो या दो से अधिक कर्व्स के बीच में जो कॉमन एरिया होता है उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के पर्पज से हम लोग स्टैंडर्ड एरिया टू बी रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ सोल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करने के लिए जाते हैं तो कुछ कॉमन छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दैट मीन्स एज अ फार्मूला कहिए, एज अ ट्रिक्स कहिए। आज हम लोग उसके ऊपर भी विशेष चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। अब एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये जो साइन कन्वेंशन है, इसके लिए हमें एक फंक्शंस की जरूरत होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स एक फंक्शंस है, ठीक है। अब ये एफ एक्स एक फंक्शंस है, मतलब ये कर्व का इक्वेशन है। एफ एक्स क्या है? एक कर्व है। ये कर्व जो है वो ए से बी के बीच में लाइज करती है, दैट मीन्स ए से लेकर के बी तक उसका एरिया कवर करती है एक्सिस के बीच में। और यहाँ पर हमने डी एक्स के बीच में इसका एरिया सपोज कर लिया, और यहाँ पर एरिया से इसको हम डिनोट कर दिए, ठीक है। मतलब एफ एक्स एक कर्व है जिसके द्वारा ए और बी के बीच में, ए और बी क्या है? एक्स का लाइन या वाई का लाइन हो सकता है, बट यहाँ डी एक्स है, सो ये एक्स का ही वैल्यू होगा। हाँ, अगर यहाँ पर वाई देंगे तो ये वाई का वैल्यू होता, ठीक है, इस तरह से। तो ये एरिया जो है ये इसमें 3 केसेस एराइज होगा स्टूडेंट्स। पहला केसेस कि जब ये एफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स एफ एक्स क्या है? ये फंक्शंस क्या है? तो पॉजिटिव फंक्शंस है। पॉजिटिव फंक्शंस के बारे में बोले तो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन के पार्ट 2 या पार्ट 3 में देख लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियर करके समझाया गया है कि जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे एक्सिस पर। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा वाई, और ये हो गया एफ एक्स का ग्राफ। मतलब ये अबव साइड बनेगा एक्स एक्सिस के। बट यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी के बीच में, सो यहाँ पर x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू ए हो गया, और ये x इक्वल टू बी हो गया। अब इसके बीच में जो एरिया बनता है तो हमारा एरिया ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये x एक्सिस के अबव साइड में है, दैट मीन्स ये इसके द्वारा जो एरिया कवर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये अबव साइड में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लोअर साइड में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और एक कंडीशन यहाँ एक और ये लगा लीजिए कि बी का वैल्यू ए से बड़ा है। अब आप कहेंगे कि सर जब अगर सपोज कर लेते हैं कि ए का वैल्यू बी से बड़ा हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस लगा करके हम लिमिट को अपर लोअर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह का एरिया हमें फाइंड आउट होगा, मतलब ये पॉजिटिव एरिया को दर्शाएगा। सेकंड कंडीशन है कि जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो, दैट मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में हो, और यहाँ पर कंडीशन है कि बी का वैल्यू ए से बड़ा हो। उस स्थिति में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब एरिया कैसा इनक्लोज्ड होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस की ये नीचे एरिया बना लेगी। ये हो जाएगा एफ एक्स का ग्राफ, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए, चलिए एक्स इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी, और ये एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये लोअर साइड बनेगा, और उस स्थिति में ये एरिया जो इनक्लोज्ड होगा वो आ जाएगा निगेटिव एरिया, निगेटिव ए आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स मॉडुलस डाल के क्या कर लेते हैं? इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। ये होता है सिंपली, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ, सो इसका मतलब हो गया ये इसका एरिया इनक्लोज्ड होगा पॉजिटिव, इसलिए इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए कि निगेटिव साइड में है, दैट मीन्स लोअर साइड में है एक्स एक्सिस के, तो एरिया क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एरिया निगेटिव नहीं होता, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडुलस लगा देते हैं। फिर तीसरा कंडीशन हमारा बनेगा, कहीं कहीं ये सस्पिशन का कंडीशन है कि कहाँ पर एरिया पॉजिटिव, कहाँ पर एरिया नेगेटिव। सो इसमें ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन बनेगा कि जब एफ एक्स का वैल्यू पता नहीं, कभी 0 से बड़ा है, कभी 0 से छोटा है, ठीक है। और चलिए बी का वैल्यू हमने ए से बड़ा ही कर लिया। उस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा हमारा, फंक्शंस का जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये है एक्स इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी। अब हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है? तो इसका फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x इक्वल टू ए है, तो कहीं ना कहीं x एक्सिस होती है, कट करेगी। सो सपोज कर लेते हैं कि ये कट कर लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू डी पर, x इक्वल टू ई पर, x इक्वल टू एफ पर,
ठीक है, ऐसा सपोज कर लेती है। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि जब अबव साइड में होता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हाँ, और जब लोअर साइड में होता है तो क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। सो अगर आपको एरिया यहाँ पर कहा दे, सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स की बात अगर हो जाए, एरिया की बात अगर हो जाए, उस स्थिति में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए ए से सी तक, ए से सी तक, ये ए से सी तक क्या है, वैल्यू, ये फंक्शंस का जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर देखिए सी से डी तक, तो प्लस सी से डी तक एरिया आपका क्या बन रहा है, सी से लेकर के डी तक एरिया निगेटिव साइड में बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लोअर साइड में बन रहा है, दैट मीन्स एरिया निगेटिव हो रहा है। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम मॉड डाल देते हैं और यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए डी से लेकर के ई तक क्या है, पॉजिटिव एरिया है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ई टू डी, सॉरी डी टू ई, डी टू ई, डी टू ई, डी टू ई एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस, अब देखिए ई से एफ के बीच में लोअर साइड में, दैट मीन्स ई टू एफ, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये एरिया क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो यहाँ पर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देंगे, प्लस अब यहाँ देखिए ई से एफ तक हो गया। अब आपका एफ से बी तक इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, देखिए ये क्या है, अबव साइड में, ऊपर साइड में, एक्स एक्सिस के ऊपर साइड में, दैट मीन्स इससे जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, एरिया बनेगा, एरिया का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यू, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, हाँ, ये हालांकि इसका नेगेटिव था, इसका नेगेटिव था, हमने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस का यूज करके क्या कर लिया, इसका हम पॉजिटिव बना लिया, और इस तरह से हम लोग एरिया को निकालेंगे। मतलब कन्वेंशन, साइन का कन्वेंशन एरिया को फाइंड आउट करने में हम लोग इसी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आगे देखते हैं एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स। एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स, यहां देखिए स्टूडेंट, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स क्या है, दो तरह के कर्व्स हैं और उसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो क्लोज इंटरवल a और b के बीच में होता है। दैट मीन्स यहाँ पर दो तरह का कर्व है, हम पहले सिंगल सिंगल का लेते हैं। चलिए पहला केस बना लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स के द्वारा, y इक्वल टू एफ एक्स के द्वारा जो एरिया कवर होगा, एफ एक्स के द्वारा जो एरिया कवर होगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर, तो ये एरिया कवर होती है। सो इसको हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही हो गया एरिया, एरिया इक्वल टू यही हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये वाई एक्सिस पर भी बनता है, दैट मीन्स अगर ये फिगर इस टाइप का ऐसे ग्राफ हो गया, ठीक है, और कह दे कि वाई एक्सिस के साथ आपको लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ वाई, हालांकि वाई इक्वल टू एफ एक्स ही होता है। सो वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई, वाई के फॉर्म में, यहाँ ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के फॉर्म में, यहाँ पर जो भी फंक्शनल वैल्यू होगा वो y के फॉर्म में होगा, ठीक है, और ये a और b x एक्सिस का पॉइंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, y एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कि दो कर्व्स हैं हमारे पास, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, इसके बीच में एरिया कैसे इनक्लोज्ड होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैं सारे डायरेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, मतलब ये एक्सिस हो गया, और एक फंक्शन हमने ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, यह एक फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा फंक्शंस का जो ग्राफ है ये y इक्वल टू चलिए जी एक्स हमने ऐसा ले लिया, x इक्वल टू ए का ग्राफ ऐसा है और x इक्वल टू बी का ग्राफ ऐसा होगा, सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया को क्या कहेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसको ए बी सी डी कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपको निकालना क्या है, तो सी डी ई एफ का एरिया, एरिया ऑफ सी डी ई एफ का एरिया इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आप कह सकते हैं इसको एरिया ऑफ ए बी डी ई माइनस एरिया ऑफ किसको हटाएंगे आप, ए बी सी एफ को, ठीक है। चूंकि ये सारे के सारे कर्व हैं, ठीक है, तो कर्व का हम लोग इनिशियल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एरिया आप लोग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे एरिया को फाइंड आउट करने के, चूंकि इसका एरिया हमें निकालना है, ये हमारा कॉमन पार्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे एरिया को निकालते हैं। मतलब ए बी डी ई, ये जो बड़ा सा एरिया है ए बी डी ई, मतलब ये सारे एरिया को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ये सारे एरिया को हम लोग निकालते हैं,
ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इतना एरिया को हम लोग ये ब्लू कलर कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इस एरिया को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये इसके लिए हमें fx का हेल्प लेना पड़ेगा। सो आप ABDE देखिए, ABDE ये जो कलर वाला ग्रे, ये जो ब्लू कलर से हमने किया है, इसका एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B करेंगे, सही है। हाँ, चूंकि A और B के बीच में है और ये किसके द्वारा एरिया बना है, इनक्लोज्ड हुआ है। सो y इक्वल टू fx, तो यहाँ पर लिखेंगे fx इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये पूरा एरिया आपका निकल गया। अब इस एरिया में से जब आप ABCF को माइनस कर लेंगे, ABCF हमने लिखा है, इसको माइनस कर लेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा ये कॉमन एरिया निकल जाएगा। सो ABCF को आप माइनस कर लीजिए। अब देखिए ABCF का जो एरिया बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, तो GX के द्वारा बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रॉम A to B GX इंटू DX। अब इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब पूरे एरिया में से ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कट हो गया, ये व्हाइट वाला कट हो गया, ये पूरे एरिया में से व्हाइट वाला कट हो गया। तो देखिए कॉमन एरिया आपका निकल रहा है कि नहीं। दैट मीन्स इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक नया फॉर्मूला, नया टाइप्स का फॉर्मूला, दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B fx माइनस GX इंटू DX हमने तैयार कर लिया। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है हम लोग ग्राफ नहीं बना पाते हैं। उस स्थिति में हम लोगों के साथ होता क्या है, fx में से gx या gx में से fx जब हम माइनस करते हैं, उस स्थिति में ये कभी निगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए हमें क्या कर लेना है, मॉडुलस का यूज कर लेना है और ये हमारा एरिया आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉजिटिव में आपको दे देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, ये fx और gx जो आप देख रहे हैं ग्राफ, दो तरह का कर्व्स है। ये कर्व्स किसी तरह से किसी को भी इनक्लोज कर देगी, कहीं बाउंडेड बना लेगी। दैट मीन्स इसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो हमने तीसरा कंडीशन लिया, हालांकि ये हल्का कंडीशन ही है, जिसको आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। मैं यहाँ पर दो कलर्स का यूज कर लूँगा ताकि आपको ये क्लियर रहे। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया y इक्वल टू fx का ग्राफ है, ये सही है। अब हमने दूसरा एक कर्व ले लिया जिसका हम लोग ऐसा कर लिया, ठीक है। अब ये y इक्वल टू GX का ग्राफ है। अब इसके बीच में आपको कह देगा कि चलिए यहाँ पर x इक्वल टू A ले लिया और यहाँ पर x इक्वल टू B ले लिया, ठीक है। इसके बीच का एरिया, कॉमन एरिया तो ये हुआ। हाँ, इसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा, देखिए ये पूरा एरिया में से क्या करेंगे, GX को घटा देंगे, fx में से GX को घटा देंगे, ये आपका दोनों ऑलरेडी निकल जाता है। बट ये एक बहुत बड़ा केस पैदा करता है, कब, जब इसका डायरेक्शन चेंज होता है तब। ये तो सही है, इसको आप लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B fx माइनस GX इंटू DX। मतलब पुरानी बातें, पुरानी यादें यहाँ से आप कर सकते हैं। बट ये कर्व जब मूव करती है, ऐसा ही फिगर मैं सेम बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जब ये मूव करेगी मतलब इस टाइप की होगी, यही मूव नहीं करेगी, मतलब ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर कर्व बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे y इक्वल टू, चलिए fx ले लेते हैं और यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये ले लेते हैं y इक्वल टू GX। अब आप कहेंगे कि सर फिगर तो दोनों का सेम लग रहा है, फिगर तो दोनों का सेम है, बट इसका एरिया ऐसे निकलेगा क्या, इस फॉर्मूला से निकलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू A, x इक्वल टू B, ऐसे से ऐसे एरिया आपका नहीं निकलेगा। हमें एरिया इसका और इसका निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब आप fx में से gx घटाते हैं, fx में से gx घटाते हैं, तो जहाँ नहीं भी घटना था वहाँ भी घट रहा है। अरे ये fx इतना हो गया एरिया में से gx घटा रहे हैं, अब उधर fx तो है ही नहीं ऊपर, उससे भी आपका निकल ये हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये fx और gx कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को कहाँ पर कट करती है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये x इक्वल टू c पर कट करती है। अब देखिए इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान। अब क्या करेंगे, a से लेकर के c तक का एरिया आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये थोड़ा ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये कहाँ से, a से लेकर के c तक, a से लेकर के c तक। अब a से लेकर के c तक कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन एरिया किसके द्वारा बना, gx के द्वारा। तो gx में से fx को घटा लीजिए यहाँ, मतलब यहाँ पर लिखेंगे gx माइनस fx बस इंटू dx प्लस
ठीक है, फिर इंटीग्रेशन तैयार। अब अगले के लिए आइए, देखिए यहाँ पर कर लिए यही वाला फॉर्मूला, यही फंडा, मतलब fx में gx में से fx कर लिया, gx में से fx कर लिया, तो ये कॉमन एरिया हमारा निकल गया। अब इसी तरह से इसमें आइए, y इक्वल, ये fx क्या है ऊपर है और gx क्या है नीचे है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लेंगे, मतलब यहाँ क्या होगा fx माइनस gx, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इंटू dx। अब फ्रॉम कहाँ, तो C टू B। अब देखिए, अब आपका एरिया आसानी से ये एरिया और ये एरिया A और B के बीच में निकल गया, और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स और बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स केस आते हैं, मतलब कर्व में ही, आइए उसी भी हम लोग देखते हैं। अब ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे फोर्थ पॉइंट हमने बना लिया यहाँ पर, कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सिस है हमारा एक्स ओ वाई, और ये एक ग्राफ बन गया हमारा, ये चलिए ये हो गया आपका fx का, y इक्वल टू fx का, और दूसरा बन गया y इक्वल टू gx का, y इक्वल टू gx का। अब इसके बीच का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स x इक्वल टू a है ये और x इक्वल टू b है, इसके बीच का एरिया कौन सा होगा, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नीचे भी आ रही है। अब इसके बीच का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, या अगर ये ऐसा फिगर हमारा बन गया, चलिए ये हो गया y इक्वल टू fx का, और ये हो गया y इक्वल टू gx का, इसके बीच में x इक्वल टू a और ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू a का और ये हो गया x इक्वल टू b का, मतलब कॉमन एरिया कौन सा, देखिए ये कलर्ड पार्ट नीचे तक, ठीक है, ये कलर पार्ट है। हाँ, इसके ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, fx और gx का, या कभी कभी क्या होता है तो दोनों नीचे ही आ जाता है, ठीक है, एक हो गया fx का, एक हो गया gx का, हाँ, और ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b का, ठीक है, ये कॉमन एरिया। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस ऐसे कन्फ्यूजन्स केस के लिए एक ही फार्मूला आपके सामने आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला, जिसे हम लोग कहेंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b अंडर मॉड fx माइनस gx इंटू dx। ये fx माइनस gx को अंडर मॉड में डाल दीजिए और यहाँ पर dx लगा दीजिए। अब आप सेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये fx का है, ये और gx का, fx से कितना कवर होगा एरिया, इतना कवर होगा, और माइनस gx, यानी gx तो ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव आने वाला है आपको, सो निगेटिव और निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स वाले जो केस होते हैं, इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे हम लोग स्टैंडर्ड एरिया टू बी रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब स्टैंडर्ड एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, तो एक बड़े प्रॉब्लम्स को, मतलब जो कॉमन्स होते हैं, जो कॉमन्स प्रॉब्लम होते हैं, जिसका कैलकुलेशन करना आसान तो होता है ये, बट उसे एक एज अ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड एरिया में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, जैसा कि जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, कॉमन एरिया बनता है, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पर देखिए ट्रिक के जैसा ही है, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ, और ये ग्राफ आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्राफ के वीडियो से, ठीक है। और ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक तो 0 0 पर कट करेगी, और ये दोनों को वैल्यू ये कर लीजिएगा आपस में, तो यहाँ से आपका कटिंग पॉइंट निकल जाएगा। हाँ, दैट मीन्स इसको हमने सपोज कर लिया k, ये हो गया 0। अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो एरिया इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू k, ऊपर वाला में से नीचे वाला, ऊपर वाला में ये देखिए 0 टू k क्या है, x का वैल्यू है, यहाँ से हम x का वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट x, मतलब ये x के फॉर्म में यहाँ से वैल्यू हम लेंगे, मतलब y1 माइनस y2, मतलब fx माइनस gx, ठीक है, माइनस। अब ये नीचे वाला में देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब x का सारा फॉर्म लिख देना है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इंटू हो जाएगा यहाँ पर dx, ठीक है। तो इसका जो आप वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाता है इक्वल टू 16ab अपॉन 3k, ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाता है।
हाँ, अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, y इक्वल टू चलिए अंडर रूट एक्स एंड x इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ से फिर इसका एरिया निकालिए, कॉमन एरिया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका मतलब हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ऐसा, मतलब यहाँ पर रूट है, सो ये बनेगा ऐसा, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स बनेगा, इधर नहीं बनेगा क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है। सो ये x इक्वल टू क्या है अंडर रूट वाई, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ऐसा बनेगा, इधर तो बनेगा ही नहीं। सो कॉमन एरिया हमारा आ गया ऐसा। अब इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो इसको आप कह सकते हैं यहाँ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई को क्या कहेंगे 4 इंटू 1/4 इंटू वाई, चलेगा ऐसा। मतलब ए का वैल्यू कितना 1/4, बी का वैल्यू कितना 1/4, और हमारा एरिया क्या बनेगा, एरिया ए इक्वल टू 16ab, मतलब 16, और ए का वैल्यू कितना 1/4, बी का वैल्यू कितना 1/4 अपॉन 3, और इस तरह से हमारा 1/3 स्क्वायर यूनिट आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। जब दो पैराबोला इस फॉर्म में कट करती है तो एरिया होता है 16ab अपॉन इतना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बी कर लीजिए, यहाँ पर बी कर लीजिए, ठीक है, तब ये भी आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो आ गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि किसी पैराबोला को जब कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है उस स्थिति में उसका कॉमन एरिया क्या बनता है। दैट मीन्स जैसे कि हमने सपोज कर लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है और y इक्वल टू mx उसे कट करती है। तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फिगर ऐसा बनेगा, y इक्वल टू mx का फिगर ये m के वैल्यू पर निर्भर, सपोज कर लेते हैं कि m पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। तो ये आ गया इसका कॉमन एरिया, ये हो गया y इक्वल टू mx का ग्राफ, और ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ पैराबोला। सपोज कर लेते हैं कि ये एक दूसरे को सी पर कट करती है, ठीक है। सी पर कैसे कट करती है, ये y का वैल्यू इसमें रखिएगा, आपको x का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी निकल जाएगा, सो सी का वैल्यू होगा। सो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू सी, क्या कहे थे, ऊपर वाला में से नीचे वाला, ऊपर वाला में y का वैल्यू कितना, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स माइनस, ठीक है। अब नीचे वाला में y का वैल्यू कितना mx इंटू डी एक्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ठीक है, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना, ये स्क्वायर यूनिट। अब इस पर एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लिया और चलिए y इक्वल टू एक्स ले लिया, सभी जानते हैं कि 1 पर कट कर जाएगी, जानबूझ के लिए ऐसा, ठीक है। सो इसके द्वारा दोनों का जो एरिया बनेगा, दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सेम बनेगा, सही है। अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सो एरिया इक्वल टू, मैंने आपको पहले कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के पर्पज से ये सारे फॉर्म्स लिए जा रहे हैं। 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ध्यान दीजिएगा 8a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना देख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू कितना 1/4, हाँ, चूंकि ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसलिए यहाँ से हम a का वैल्यू कितना निकाल लिए 1/4, तो 8 इंटू 1/4 का क्या करेंगे स्क्वायर अपॉन 3m का वैल्यू कितना y इक्वल टू mx, m का वैल्यू कितना 1, सो यहाँ पर आ जाएगा 1, मत लिखो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 चौका 16 हो गया, 8 दूनी 16, 1/6, 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको किए। आइए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था 4ax था, मतलब यहाँ हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया,
ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स था, सो यहाँ पर 3x ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म्स आप देख पा रहे हैं ये किसी पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसके लिए ये है 8a² अपॉन 3m³। सो यहाँ से आपका a का वैल्यू आ जाता है 1, a का वैल्यू 1, और यहाँ से m का वैल्यू आ जाता है 3, और इस तरह से आपका एरिया, इस दोनों के बीच का एरिया इनक्लोज्ड होगा 8a² अपॉन 3m³। ये हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं, फॉर्म सी को, कि y² इक्वल टू 4ax, और कोई कांस्टेंट फॉर्म जैसे हमने ले लिया, चलिए x इक्वल टू a का, ठीक है। इसके बीच का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू a का और y² इक्वल टू 4ax का। सबसे पहली बात तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी पैराबोला के लिए, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी x² इक्वल टू 4ay के लिए भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको y² इक्वल टू 4ax का हम यहाँ पर ग्राफ बना लिया, x इक्वल टू a का ग्राफ हमने बना लिया, ये x इक्वल टू a है। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो एरिया, ये एरिया कहाँ कवर करती है, तो इस एरिया को कवर करती है, ठीक है। इसका एरिया आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकलेगा हमारे लिए ऐसा, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, इसको a लिख लीजिए, इसको b, इसको c और इसको d। इसके लिए जो ट्रिक काम करती है, तो सबसे पहले तो आप जनरली इसको आप निकाल लीजिए। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक, और ये एरिया बन जाएगा ये ऊपर वाला क्या है हमारा, ऊपर वाला है पैराबोला। सो 2 √a√x इंटू dx, और ये तो एबव पार्ट का है, बिलो पार्ट का चूंकि सिमेट्री है, सो 2, ये स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर करना क्या है, 2 इंटू, अब एरिया इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ ABCD जो बनाए हैं उसके एरिया का यूज करेंगे। दैट मीन्स इसका आप ट्रिक, इसको ट्रिक कह लीजिए या शॉर्टकट रूल कह लीजिए, 2/3 आप चाहे तो ऐसा भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, या इस ट्रिक पर आप रखिएगा, आसानी से आपका आंसर बन जाएगा। और इसको लिखेंगे एरिया ऑफ, चलिए ABCD, अब आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये जनरली आयत ही रहता है, वर्ग ही रहता है, सो एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमने देखा। आइए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसा कि हमने लिखा y² इक्वल टू x और x इक्वल टू 1, सभी लोग जानते हैं कि 1 पर कट करेंगे, जानबूझ के ऐसा किया। अब देखिए y² इक्वल टू x का हमने एक ग्राफ खींच लिया, x इक्वल टू 1 का हमने ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 1 का ये है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1। ध्यान दीजिए, ये 1 है तो ये डिस्टेंस कितना, अरे ऐसे, ये ऐसे, ये इसको ABCD ले लिया, तो AB कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट, सही है, सॉरी 1 यूनिट, हाँ, जो सेंटीमीटर मीटर जो भी लेना है, ठीक है। तो AB का कितना हो जाएगा, 1, चूंकि x इक्वल टू 1 का लाइन y² इक्वल टू x को कट कर रही है। अब ये तो निकल गया, अब ये कैसे निकलेगा, इसका लेंथ कैसे निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। तो जब आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पर पॉइंट बन जाता है कितना, 1 बन जाता है, इसका मतलब ये भी 1, ठीक है, ये डिस्टेंस भी 1 और ये डिस्टेंस भी 1। सो आपका BC क्या हो गया, 1 और 1 कितना आ गया, 2, BC कितना आ गया, 2। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, मतलब एरिया है वो क्या था, ट्रिक क्या था, 2/3, और एरिया ऑफ ABCD, मतलब ABCD का एरिया कितना, AB गुना BC, मतलब 1 गुना 2, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ LB, ठीक है। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/3 स्क्वायर यूनिट। अब हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ एरिया आप निकालिए, एरिया A, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कहाँ से, 1 तक, ऊपर वाले पार्ट्स में y इक्वल टू √x इंटू dx, सही है, बट ये सिमेट्री है, हाँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 2, और इसका √2 का 2/3 x टू दी पावर कितना, 3/2, और यहाँ पर कर लीजिए 1 0। अब आप इसका वैल्यू निकालिए, 4/3 स्क्वायर यूनिट आपका वैल्यू आ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर y इक्वल टू चलिए y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके द्वारा एरिया जो इनक्लोज्ड होता है, ये थोड़ा सा हार्ड ले लिया हम, चलिए बहुत अच्छा।
y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y प्लस 3 इक्वल टू 0 के द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से विजिबल है, दिख रहा है सबको। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और 0 और 2 ये इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वे भी कर्व मेथड से। इसके ग्राफ के लिए मैंने फंक्शंस में बहुत सारे देखा है, मैंने दे दिया है उसको, देख लीजिएगा, वे भी कर्व मेथड से ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये कहाँ पर कट कर रही है, तो यहाँ पर ये 2 पर कट करेगी और ये तो 0 तो है ही, ये तो इंटरनेशनल वैल्यू है। सही है, चलिए, तो ये ऐसे कट करेगी। अब सबसे बड़ी बात, ये इसका हाइट कितना होगा, 0 और 2 के बीच में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका हाइट कितना होगा। तो इसके हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके हाइट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का हेल्प लेते हैं, मतलब माइनस डी अपॉन 4a होता है। ठीक है, माइनस डी अपॉन 4a कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी y इक्वल टू -3, ठीक है, y प्लस 3 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये बन गया y इक्वल टू -3, ये हो गया -3। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम जो एरिया फाइंड आउट करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर कहा जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहा जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहा जाए। ठीक है, अब ये एरिया हमारा बन गया, मतलब ABCD की बात जो हम कर रहे थे, ये ABCD हमारा बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ हमारा कितना होगा, सबसे पहली बात ये हाइट कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कट कहाँ कहाँ करेगी, तो ध्यान दीजिए, इस दोनों को आप जब आप मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, उस स्थिति में हमारा बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। देखिए, यहाँ से y का वैल्यू इतना, यहाँ से y का वैल्यू इतना, और इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं -3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप x, मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच दिया, हाँ, x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये -1 पर कट करती है और ये 3 पर कट करती है। अब ये -3 और 1, अब ये 0 और 2 के बीच में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कितना हाइट तक जाएगी, मतलब ये कितना हाइट तक जाएगी, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, तो -d/4 का यूज कर लिया, -d अपॉन 4a का, तो ये आ जाता है 1, ये आ जाता है 1। और देखिए ये कितना है, -3, तो 1 और -3, चूंकि लेंथ एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। मतलब इसका AD का वैल्यू कितना आ गया, 4। और फिर AB का वैल्यू कितना आ गया, AB का वैल्यू, अरे ये तो इंटरनेशनल है ना, AB का वैल्यू -1 से 3 के बीच में कितना आ गया, 4। AD हमारा निकल गया। सो ये जो एरिया हमारा बनेगा, ये एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 एरिया ऑफ ABCD, मतलब 4 इंटू 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब आप चाहें 16 दूनी 32 हो गया, बाय 3 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये हमारा एरिया बन गया। तो इसके आगे भी हम लोग देखते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के आगे, इलिप्स के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि किसी इलिप्स का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स ये एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ये है वर्टिकल इलिप्स और यह है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ज़्यादा हम लोगों को विचार दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दोनों का इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये x एक्सिस पर a के डिस्टेंस पर, दैट मीन्स इसका मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस जो भी होगा, हाँ, वो 2a के डिस्टेंस पर, और y पर मेजर माइनर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में क्या होता है, तो y एक्सिस पर मेजर एक्सिस होता है और ये x एक्सिस पर माइनर एक्सिस होता है। सो इस पर विचार नहीं करना है। चलिए अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए सबसे कॉमन एक चीज़ बता रहा हूँ। ये तो इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है। ये अगर इसकी हम बात करें, इसका मतलब है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा b और ये डिस्टेंस हो जाएगा a, ठीक है। ये अगर इसमें बात करें, ये डिस्टेंस कितना a और ये डिस्टेंस हो जाएगा b। ध्यान दीजिएगा, मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये अगर सर्कल बन जाता, ठीक है, सर्कल होता, तो ये r था, ये r था, तो एरिया कितना, पाई r स्क्वायर, सही है। ये इलिप्स है तो इसको पाई इंटू, अब देखिए पाई r स्क्वायर क्यों, तो r इंटू r, सही है। कॉमन छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर r का वैल्यू कितना a, यहाँ पर r का वैल्यू कितना b, सो पाई ab, मतलब टोटल एरिया इसका कितना आ जाना चाहिए, पाई ab आ जाना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
अगर हम जनरली इसके पूरे एरिया की बात करते हैं, चलिए इसी का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा 0। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 to a है, सिमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सिमेट्री है ऐसा, वो एक्स में भी वाई में भी। सो यहाँ पर 0 to a कर लेंगे, एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से। चलिए इसमें इसका इक्वेशन ये है, इसमें 0 to a एक्स का वैल्यू लिया, सो वाई का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा b² अंडर रूट a² माइनस x² इंटू dx। ठीक है, ये इतना वैल्यू आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 4b/a, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, a² माइनस x² का फार्मूला। सो x/2 अंडर रूट जैसे का तैसे, हाँ, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सही है, यहाँ पर लगाइए 0, यहाँ पर लगाइए a। अब यहाँ पर देखिए 4b/a, हाँ एक बार a लगाइए, a/2, अरे 0, ठीक है, a लगाइए 1, सो a²/2 इंटू ये 1 मतलब π/2। सही है, 0 लगाइए, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आप सोल्व कीजिए। a से a एक कैंसिल हो गया, हाँ 4 से देखिए 4 भी कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बच गया, देखिए π/ab बच गया। ठीक है, तो आप इलिप्स के टोटल एरिया के लिए π/ab निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा दे कि नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट्स हमको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो π/ab/4 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा स्टैंडर्ड एरिया। मतलब कहने का यह है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने इस चीज़ को बताया। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स कि आपने इसको समय दे करके देखा और समझा भी होगा। अगर समझा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और इसमें जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मुझे अच्छा लगे। धन्यवाद।